Hello students, welcome in my study channel for commerce student। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स, प्रिंसिपल्स और कुछ जो है आपके स्पेशल एक्सपेंसेस पढ़े हमने, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े। अब हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम सीखेंगे आज। और ये भी टॉपिक हमारा जो है कॉमन टॉपिक है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो जो भी स्टूडेंट्स इन्हें सीखना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे पहले के वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे के वीडियोस और आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। और जैसा कि ये चैनल हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है और मेनली उन बच्चों के लिए जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, तो आप सभी से जो है हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें भी आगे जो है अपनी क्लासेस को या अकाउंट सीखने के लिए ज़रूरत हो, आप उन तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हम आगे जो है अपना कंटिन्यू टॉपिक करते हैं, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इससे पहले के वीडियो में हमने यूजिंग ऑफ टर्म्स सिखाए थे, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स यूज़ करने के टर्म्स हमने आपको सिखाए थे। अब हम आज अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये सिखाएंगे, क्योंकि जो है ये लॉकडाउन की स्थिति में ब्लैक बोर्ड की या वाइट बोर्ड की हमारे पास थोड़ी सी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है। इस वजह से हम ये आपको क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व करके हमने इसमें प्रेजेंट किया है और आपको इसी में हम बताएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले जब हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि जो है आपके जो है हर ट्रांजैक्शन, आपकी एवरी ट्रांजेक्शन्स के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें कौन सा एक आपका कंसेप्ट था, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके हर ट्रांजेक्शन्स का इफ़ेक्ट आपके दो एस्पेक्ट्स से पड़ता है, और इसी को आपको प्रेजेंट करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट आपके जो है दो टर्म बने थे, ठीक है। इनका डेवलप हुआ, इनको जो है आपके ट्रांजेक्शन्स को शो करने के लिए कि कहाँ उनका आपको रिकॉर्डिंग किस साइड में करनी है। तो इसी तरह से आपके जो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे आगे चल के, तो या बिजनेस में जिस तरह से दो हर उसके दो पहलू होते हैं। हर जो जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, फिर हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं। एक आपका डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। एक रिसीवर होगा तो एक गिवर होगा, ठीक है। कोई पे कर रहा होगा अमाउंट तो कोई रिसीव कर रहा होगा। तो इसी तरह से आपके बिजनेस में दो टर्म और आती है, एक आती है एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके डेबिट पे भी पड़ेगा, क्रेडिट पे भी पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपके एसेट्स पे भी पड़ेगा और लायबिलिटीज़ पे भी पड़ेगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए एक आपकी जो है, एक आप रूल कह सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो, ये है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
यानी कि कैपिटल को पहले भी हमने आपको कई बार समझाया कि कैपिटल को हम लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे ये भी आपको क्लियर कर चुके हैं पहले से, इसलिए अब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, तो यानी कि इस आपके कंसेप्ट का कहने का मतलब ये है कि आपके जो है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों में बैलेंस दोनों का बराबर होते हैं, दोनों का बैलेंस बराबर होता है, इक्वल बैलेंस आना चाहिए। अगर आपके जो है आप कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे किसी भी फर्म कंपनी की, तो आप देखेंगे एसेट्स साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका इफेक्ट आपके दोनों ही साइड पे पड़ता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कैसे पड़ता है। एक आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, जहाँ ए आपका दिखा ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, ए इज इक्वल टू क्या है आपकी एसेट्स है, एल इज इक्वल टू लायबिलिटी है, सी इज इक्वल टू कैपिटल है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। वैसे भी अगर आपको मान लीजिए इनमें से कोई दो टर्म दिए हो, तीसरी टर्म आपको पता करना हो, तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर इक्वल है। ठीक है, मतलब कि आपके फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये आपके ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं। Every transaction has two aspects, debit and credit. Accounting equations signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liability and capital. ठीक है, तो हमेशा ही इसका इक्वेशन यही आपका शो करेगा कि आपके बिजनेस के एसेट्स बराबर होंगे कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के, और कैपिटल भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और इसे ओनर सिक्योरिटी के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये ओनर ने कैपिटल में लगाया है, कैपिटल को दिया है। तो हम जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम इनमें से दो टर्म हमें पता हो और तीसरा पता करना हो, तो भी अगर मान लीजिए आपके लायबिलिटी और कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, आपको एसेट्स पता करना है, तो आप इजीली जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है और आपको लायबिलिटी पता करनी है, तो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। इसी तरह से अगर आपको कैपिटल पता करनी है और दो टर्म दिए हुए हैं, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये तीन आपको इक्वेशन पता चल गए। इससे क्या है, आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं एक एक नंबर वाले, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और बीकॉम के स्टूडेंट्स में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो उसे भी आप आपके इन फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्क्रिप्ट्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, तो जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये हमारे जो है कंपोनेंट है। बैलेंस शीट के दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो कोई चीज़ एसेट साइड में आप शो करोगे या फिर लायबिलिटी साइड में शो करोगे। तो इन दोनों के बीच आपके रिलेशन को प्रेजेंट करता है हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जो बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एसेट्स शो करते हैं, लायबिलिटी शो करते हैं और कैपिटल शो करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सम आपके ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं कि कौन से इक्वेशन का आपको, कौन से ट्रांजेक्शन का आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स आपको कैसे पता करेंगे और आप कैसे उसमें इसको ट्रीटमेंट करोगे। वैसे आप सिर्फ आप ये एक बार आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। जब आप इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ये सारे कुछ हमने आपको टर्म्स इस तरह से नोट करवाए हैं कि हम किसको का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है,
तो ये आपका क्या होगा, कैपिटल इससे आपके प्रॉफिट से बढ़ जाएगी। आपने अगर 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अगर आपको इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, यानी कैपिटल आपके बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। तो जब भी प्रॉफिट दिया हो आपके ट्रांजेक्शन में किसी चीज़ से रिलेटेड, वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है तो इससे क्या होते हैं, हमारे प्रॉफिट कम होते हैं और कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो दो इफेक्ट पड़े, एक तो कैपिटल में ये माइनस हो जाएगा और हमारे इस तरफ क्या है, कैश कम हो जाएगी। अगर हम एक्सपेंस करेंगे तो कैश कम हो जाएगी, है ना, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो कैश भी तो कम होंगे। आप एक्सपेंस पे करोगे तो कैश कम हो जाएगी और इधर आपके कैपिटल में क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। अगर इनकम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी आपकी कैश बढ़ जाएगी। तो एक तरफ तो कैश में जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ आप कैपिटल में ऐड करोगे। ये आपके जो है ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे शो करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू, ये चीज़ है। ठीक है, अभी हम आपको एक एग्जांपल भी दिखाएंगे करके, बस हमने करके रखा हुआ है, बस आपको हम उसको ट्रांजेक्शन्स को हमने कहाँ कैसे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, क्यों किया है, इस चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आपको अच्छे से ये जो हमने डिटेल लिखी है ये आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगर आपकी डेप्रिसिएशन गिवन है कोई ट्रांजेक्शन में, तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, टर्म हमने आपको बताया था, जो एसेट्स होती है इसमें जो हर साल हर टाइम टू टाइम जो इनमें कमी आती है, इनकी कैपेसिटी में जो लॉस होता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसको दो जगह इसका इफेक्ट होगा, एक तो एसेट साइड में माइनस हो जाएगा रिलेटेड एसेट्स में, और कैपिटल में से भी माइनस होगा। ठीक है, जब भी कोई लॉस होगा तो उस लॉस से आपकी कैपिटल कम होगी, और अगर इनकम हो रही है तो उस इनकम से आपका कैपिटल ऐड हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टर्म हमारा आ रहा है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स दो तरह से हो सकती है आपके बिजनेस में, एक या तो इन कैश होगी। ठीक है, आपने अपने गए बिजनेस में से आपकी जो लॉकर में रुपए रखे थे, आप 10,000 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कैश निकाली है तो क्या हो गई, एक तो आपकी बिजनेस से कैश कम हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये आपकी कैपिटल को भी कम करेगा। ठीक है, तो जब भी ड्राइंग्स होगा इसके दो इफेक्ट होंगे, एक कैश में माइनस हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। यही आपने ड्राइंग अगर क्या कर रखा है, गुड्स में किया है, कभी कभी आप अपनी दुकान पे गए, आपके जो है ड्रेस मटेरियल की स्टोर है, आप गए कोई 2-3 ड्रेस मटेरियल ले आए उठा के। ठीक है, तो जब आप स्टॉक लेके आओ, जब गुड्स लेके आओगे तो क्या हुआ, कैश नहीं कम होगी, स्टॉक कम हो जाएंगे। जो भी आपके गुड्स या जिस मटेरियल का आप जो है बिजनेस कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो जिसमें, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो एक तो स्टॉक कम हो गई और कैपिटल भी कम हो गई। ठीक है, ड्राइंग्स अगर हमने कोई एसेट्स निकाली है, हमारे बिजनेस की कोई कार थी, या कोई आपके कंप्यूटर या लैपटॉप है, या कुछ भी, आप कोई मशीन ले सकते हो, कोई आप फर्नीचर ले सकते हो, उसको हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो वो भी क्या है, आपकी ड्राइंग्स है। तो जब भी आप अपने बिजनेस में से कुछ भी लेके आओगे, चाहे वो एसेट्स के एज ए एसेट्स हो, एज ए गुड, या एज ए एसेट्स, या एज ए कैश, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉस है। एक तो उन चीज़ों से कैपिटल कम होगी, दूसरा अगर आपने कैश निकाला है तो कैश माइनस हो जाएगी, स्टॉक अगर निकाला है तो स्टॉक माइनस हो जाएगी, और ड्राइंग्स अगर आपने एसेट्स में किया है, एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, तो एसेट्स माइनस हो जाएगी। ठीक, अब आपका एक टर्म आएगा परचेज। देखिए, आपके बिजनेस है तो परचेज सेल तो होंगे ही होंगे। जब आप परचेज करोगे तो क्या होगा, खरीदा है हमने सामान, हमारे पास से कैश कम होगी। परचेस करोगे या तो कैश में करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अगर हमने कैश परचेस की है तो पहले तो हमारी कैश माइनस हो जाएगी, कैश में से हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे। और अगर हमने कैश माइनस हो रही है तो एक तरफ माइनस हो रही कैश, तो दूसरी तरफ हमारा क्या है, स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हमने क्रेडिट में आपने ट्रांजेक्शन किया है तो स्टॉक तो बढ़ जाएंगे, है ना, स्टॉक बढ़ गए तो एसेट्स बढ़ गई, और साथ में हमारी क्या है, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पेमेंट अभी नहीं किया है तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए अगर हमने क्रेडिट में खरीदा है सामान। अच्छा, अब सेल्स आ गई। सेल्स भी आपकी दो तरीके की हो सकती है, या तो कैश होगी या फिर क्रेडिट होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने कैश में सेल्स किए तो आपके पास कैश बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी सामान जब आप बेचते हो तो
तो आपके स्टॉक कम होते हैं और कैश बढ़ती है। तो कैश में हम जोड़ देंगे और स्टॉक में माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, क्रेडिट सेल्स किया है, तो स्टॉक आपकी तो माइनस होगी ही होगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमारी कैश नहीं बढ़ रही है, हमारे डेप्टर्स बढ़ रहे हैं। ये भी हमारा एसेट्स हैं। डेप्टर्स क्या है? एसेट्स हैं। आज आपको पेमेंट नहीं मिली, लेकिन इन अगली किसी ड्यू डेट को आपको पेमेंट मिलेगी, तो उस स्पेसिफिक अमाउंट से हमारे क्या बढ़ गए? एसेट्स बढ़ गई एज ए डेप्टर के रूप में, ठीक है। अब देखिए, कुछ हमने सम स्पेशल एक्सपेंसेस आपको बताए थे, ठीक है। इसीलिए हमने ये वाले जो स्पेशल एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने इक्वेशन वाली क्लास से पहले समझाए थे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्या दो इफेक्ट होंगे? सबसे पहले तो जान लीजिए ये क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। लॉस है तो कैपिटल में माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारी कैपिटल इससे कम होगी। आज हम पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये करना ही है, ठीक है। कैपिटल में माइनस हो जाएगी और एज ए लायबिलिटी ये हमारी बैलेंस शीट में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसे एक अलग सा टर्म जुड़ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, या जो भी आपका लिखा है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक हमारी स्पेसिफिक आइटम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल माइनस हो गई और लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हमारा इफेक्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये हमारे लिए क्या है? इससे प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? हमने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो जब एडवांस में पेमेंट करेंगे तो क्या है? कैश तो कम होगी हमारी, है ना। और ये हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है। ये जब हमने आपको ये वीडियो पढ़ाया था तब भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से हमारी क्या होती है? लायबिलिटी बढ़ती है, हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स होते हैं, बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, तो इससे हमारी इंक्रीज एसेट्स जुड़ जाएगी। एक आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट साइड में, ठीक है। तो दो इफेक्ट हो गए, कैश कम हो गई और एसेट्स बढ़ गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक आइटम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है? जो हमने अर्न नहीं की है लेकिन हमें पहले ही प्राप्त हो गई है। नहीं, ओके, सॉरी, तो अनअर्न्ड इनकम होती है, ठीक है। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है, कमा ली है, सर्विस हमने प्रोवाइड कर लिया है, ठीक है, और लेकिन हमें अभी मिली नहीं है, ठीक है। कोई हमने अपना एसेट्स कहीं पे दे रखा था रेंट पे, पर वो रेंट अभी हमें मिला नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो मान लीजिए कोई आइटम है जिससे रिलेटेड हमने सर्विस दे दी है, अर्न कर ली है, लेकिन हमें वो मिला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। अक्रूड इनकम क्या होती है? हमारे लिए एसेट्स होती है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी? इससे तो एक हमारी एसेट्स बढ़ गई, एसेट साइड में एक हमारा आइटम बढ़ जाएगा। लिख देंगे अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड रेंट, जिस भी आपकी इनकम से रिलेटेड होगा ये वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका एसेट साइड में। और ये इससे हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, इसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट हमारा आइटम है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम होती है जो हमने अर्न नहीं की है और हमें एडवांस में मिल गई है। हमने पूरे साल, अभी हमने जॉब करना बाकी है, पर हमने पूरी साल का जो है सैलरी एडवांस में प्राप्त कर लिया। ये आने वाले जो हमारे साल, ईयर्स हैं आगे, जो हमारे उनसे रिलेटेड हमने एडवांस में सैलरी रिसीव कर ली है, ठीक है। अपकमिंग ईयर्स हैं उनसे रिलेटेड हमने, तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसी लायबिलिटी को क्या करते हैं? इससे तो एक हमारी लायबिलिटी तो बढ़ गई, ठीक है, और हमें कैश भी मिल गई, तो कैश बढ़ जाएगी एक, और दूसरा हमारा क्या है? लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और एज अ अनअर्न्ड इनकम के रूप में हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ट्रांजेक्शन देखिए 15 हैं, इनको आप अच्छे से कई बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो वो उनको जो है आप अच्छे से सीख पाएंगे। और ये हमने सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको नोट करवा दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, इनके बाहर नहीं होंगे। इसमें सारे टर्म्स हमने आपको इंक्लूड
कर दिया है और सबको बता दिया है कैसे कहाँ क्या प्लस होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए इस तरह से पहले हम एक बना लेते हैं टेबल। यहाँ पे लिख लिया एसेट्स, ठीक है। ऐसा है टेबल, थोड़ी हमें टाइप नहीं हो पाई है, हम आपको इसी में बता देते हैं। ये रहा, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक टेबल टाइप से बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन ऊपर खींच ली, सीधी लाइन, रूलर के थ्रू करिएगा। और इस तरह से हम सबसे पहले ऊपर वाले जो आपकी रो है इसमें लिख लिया हमने, अपना इक्वेशन लिख लिया। क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आपको पता है एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैश होती है, आपकी फर्नीचर हो गई, स्टॉक या इन्वेंट्री हो गई, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, फर्नीचर्स, है ना, डेप्टर्स, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट्स में इंक्लूड होती हैं। और लायबिलिटी में एक तो कैपिटल, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स होंगे वो हो जाएगी, डेप्टर्स हैं तो आपकी एसेट्स हैं। ये आइटम्स आपके इन सारी उस तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक लाइन आप यहाँ खींच लोगे, जो आइटम्स आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी जब एक बार सरसरी नज़र से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आइटम हमारे क्रिएट हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका क्या है, इंट्रोड्यूस ₹8 लाख कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले एक हमारा आइटम क्रिएट हो गया कैपिटल, एक कैश, एक स्टॉक, यानी स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो आप पहले देख लो क्या क्या आइटम हो सकता है, ठीक है। परचेज प्लांट कर रहे हैं यानी प्लांट का एक हमारा कॉलम हो सकता है, ठीक है। कैश का तो होगा ही होगा। फिर हमने बैलेंस लेटर यानी कि हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, यानी कि हमारा लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हो जाएंगे। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक का एक हमारा आइटम हो जाएगा। फर्नीचर खरीद रहे हैं यानी फर्नीचर एक हो गई हमारी, ठीक है। गुड्स यानी कि हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाएगा। और गुड्स अमाउंटिंग 40, ये भी हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो हमने इसका हाँ यहाँ आगे और भी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। यहाँ लायबिलिटी है, एसेट्स है, ठीक है, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन, विड्रॉ बाय पर्सनल यूज़, ठीक, ये सब चीज़ें। इसको आप एक बार आइडिया लेके कुछ आप आइटम्स यहाँ पे ऊपर लिख लोगे, ठीक है। और जो चीज़ नहीं होंगी वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस छोड़ दोगे और वहाँ पे जैसे जैसे आपके आइटम्स क्रिएट होते जाएंगे आप वैसे वैसे उनको इंक्लूड करते जाएंगे। तो यहाँ हमने पहले ही लिख लिया है, कैश होगी प्लस इन्वेंट्री प्लस जो है आपकी प्लांट एंड मशीनरी प्लस बैंक प्लस फर्नीचर प्लस डेप्टर्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ही एसेट साइज का टोटल आपके कैपिटल लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है और ये आपके हर ट्रांजेक्शन में बराबर होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो है ये है ट्रांजेक्शन है, इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड ₹50 बाय स्टॉक। अब हमें देखना है इसका क्या इफेक्ट होगा सबसे पहला, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 8 लाख कैश और 50 लाख स्टॉक के साथ हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट हमारे दोनों साइडों पे कैसे पड़ेगा। सबसे पहले तो 8 लाख से हमारी कैश बढ़ गई और 50 लाख से स्टॉक, ठीक है। और दोनों ही को मिला के हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जितने भी आइटम हम लेके आएंगे, अगर यहाँ पे लिखा होता फर्नीचर भी ले आए हैं, मशीन भी ले आए हैं और इन सभी चीज़ों को लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन सभी को टोटल हम क्या करेंगे, इनके अमाउंट, टोटल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल में लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने क्या किया, 8 लाख से हमारी जो है कैश है 8 लाख प्लस 50,000 इन्वेंट्री, ठीक है। प्लस का करके हम ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि अभी बाकी के आइटम्स नहीं आए हैं। इधर इज इक्वल टू करके 8,50,000 कैपिटल लिख लिया, ठीक है। अब इनका टोटल कर लिया हमने, इधर का टोटल 8,50,000 क्या आ रहा है और इधर का टोटल भी 8,50,000, यहाँ बंद कर दिया हमने, ठीक है। ये इस तरह से देखिए, आप हर ट्रांजेक्शन में चेक करते चलिएगा, इनका दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज प्लांट फॉर ₹3 लाख बाय पेइंग ₹15,000 इन कैश, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक प्लांट परचेज किया है जो कि अमाउंट, जिसकी प्राइस क्या है 3 लाख का प्लांट है, ठीक है, जिसको कि हमने पे किया है कितना,
पे तो हमने 15,000 तो कैश में पे किया है, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम लेटर डेट पे किसी पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या, एक तो हमारी प्लांट जो है, हमारे बिजनेस में एक प्लांट आ गया, यानी प्लांट से हमारा एसेट्स बढ़ गया। और दूसरी तरफ क्या है, कैश हमने सब 15,000 हमने कैश पे की है, तो 15,000 से कैश हमारी माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कैश आप पे करोगे तो कैश तो कम होगी ही ना। और जो बचा हुआ बैलेंस है उससे क्या है, हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे इसको, हम कैसा कब पेमेंट करेंगे, किसी ड्यू डेट पे। तो जैसा जैसे आपको ट्रांजेक्शन बोल रहा है बस आपको वही करना है फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट परचेज किया तो 3 लाख से, तो देखिए एसेट साइड में हमने यहाँ प्लस करके प्लांट पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो अब हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम ये फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट टाइम जो हमारा था इंक्लूड, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। 8 लाख पहले से थे, 50,000 के हमारे पास स्टॉक पहले से थे। अब यहाँ पे क्या प्लस हो गया, 3 लाख के प्लांट ऐड हो गए हमारे, प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले ये प्लांट हमने ऐड कर लिया। दूसरा हमारे क्या कह रहे हैं, 15,000 हमने क्या किया, कैश में पे किया है, तो कैश हमारे जो है 15,000 से कैश कम हो जाएगी, कैश में माइनस किया 15,000, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। और उन्होंने कहा है लेटर हम बाद में पे करेंगे जो बैलेंस है, तो 3 लाख में 15,000 हम माइनस किया तो हमारा बैलेंस क्या बचा, 2,85,000। इससे देखिए हमारी क्या है, ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इसे हम लायबिलिटी भी लिख सकते हैं या क्रेडिटर्स के नाम से भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ भी लायबिलिटी में ही लिख दिया है, ठीक है, ये इस तरह से ये। तो अब आप जब फिर इसका टोटल करोगे तो आपका इक्वेशन ये बन, यहाँ माइनस किया हमने, यहाँ आ गया 7,85,000, 50,000 के हमारे पास इन्वेंट्री थी और 3 लाख की जो है प्लांट थी। ये हमारा देखिए, आप देखें इफेक्ट बराबर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने टोटल 3 लाख लिखा था, माइनस 15,000 हो गया, इसका इफेक्ट 2,85,000 ही रहा इस तरफ भी, और इधर भी आप देखें 2,85,000 बढ़ गए, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके एसेट्स और लायबिलिटी पर बराबर पड़ेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों आइटम्स का, इधर हमारे पास 8,50,000 की कैपिटल है और 2,85,000 के क्या है, लायबिलिटी, इन दोनों का आप टोटल करिए 11,35,000, और इधर का भी टोटल 11,35,000, ठीक है। अब हमने तीसरे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हमने ये वाला पहले उतार लिया इनका, जिसका जो जो बैलेंस था, कैश इतनी थी हमारे पास, 50,000 की इन्वेंट्री, 3 लाख के प्लांट थे, और इधर हमारे पास इतनी की कैपिटल और इतने हमारे पास 2,85,000 की लायबिलिटी। अब तीसरा ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है डिपॉजिट ₹6 लाख इनटू बैंक, ठीक है, बैंक में हमने कैश जमा किए हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, आपके पास से कैश कम हो गई, बिजनेस से कैश कम हो गई, यानी हम 6 लाख को क्या करेंगे, कैश में तो माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या करेगा, बैंक में आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे 6 लाख से, ठीक है। तो आपको ये बैंक भी हमारा क्या है, एसेट साइड में, बैंक बैलेंस को भी हम एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, कैश में 6 लाख माइनस करके शो करेंगे, और एक हमारा टर्म आपके उसमें जुड़ गया एसेट साइड में प्लस 6 लाख, ठीक है, प्लस माइनस माइनस इफेक्ट 0, और इस तरफ आपका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो भले ही आपको यहाँ पे 6 लाख का आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तो कैश आपकी कम हो गई और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट्स तो उतने ही रहे ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। हाँ, आपकी इनका फॉर्म चेंज हो गया, पहले आपके पास ये अमाउंट कैश के फॉर्म में थी, अब बैंक बैलेंस के फॉर्म में हो गई। तो अब आपकी कैश की अमाउंट अब जब माइनस करो तो 1,85,000, 50,000 की इन्वेंट्री बची है आपके पास, 3 लाख के आपके पास हो गए प्लांट, और अब 6 लाख बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। और इधर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, टोटल आपने क्या किया, तो दोनों साइड का देखिए 11,35,000, 11,35,000, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले हमने फिर ये पूरी डिटेल जो यहाँ पे लास्ट में आया था, थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद जो जिसका जो बैलेंस बचा था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज कह रहे हैं, परचेज किया है हमने ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का,
1,00,000 का, और पेमेंट किसके थ्रू किया है? चेक के थ्रू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपकी कैश कम होगी। अगर आपने पेमेंट चेक के थ्रू किया है तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी चेक के थ्रू रिसीव हुआ है अगर, या पेमेंट आपने पे किया है, रिसीव या फिर पे किया है, तो उसका इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस पे पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या है, यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेस किया, तो एक तो आपका इफेक्ट देखा आपने, फर्नीचर बढ़ गए आपके पास। जब आप परचेस करोगे तो आपके बिजनेस में 1,00,000 के फर्नीचर आ गए, और पेमेंट आपने चेक के थ्रू कर दिया उसका, तो बैंक बैलेंस आपका 1,00,000 का कम हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके बैलेंस एसेट्स उतने ही बने रहेंगे, बस क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गया। जो 1,00,000 आपके बैंक बैलेंस के रूप में अवेलेबल था, अब वो आपके फर्नीचर के रूप में अवेलेबल है, और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ हमने 1,00,000 के, सबसे पहले तो यहाँ देखिए फर्नीचर बढ़ गए, हमने प्लस करके लिख लिया। ठीक है, अब हमने पेमेंट किससे किया है? चेक के थ्रू, इसलिए हमने यहाँ से माइनस किया है। अगर लिखा होता पेमेंट कैश के थ्रू किया है तो हम कैश में से माइनस करते हैं। ठीक है, और इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये प्लस और माइनस आपस में ही माइनस हो गए अगर, तो आप देख रहे हैं एसेट्स पे भी कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ा। बस क्या हो गया, आप देखेंगे यहाँ फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ कैश उतने ही है, स्टॉक इन्वेंट्री उतनी ही है, आपकी प्लांट भी उतने ही है। बस आप क्या था, यहाँ पे 6,00,000 के बैलेंस अवेलेबल थे, अब बैलेंस, आप बैंक बैलेंस आपके 5,00,000 हो गए, और ये जो 1,00,000 यहाँ कम हो गए, ये किसके रूप में चेंज हो गए? आपके फर्नीचर के रूप में। ठीक है, तो बस आपको जैसा आपका ट्रांजेक्शन बताए कि वो आपको बताएगा क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, उसमें आपको बस ये समझना है क्या आपकी इंक्रीज हो रही है, कौन सा आइटम डिक्रीज हो रहा है, बस उसी को आपको एज ए इक्वेशन शो करना है। ठीक, और इधर आप देख रहे हैं कोई अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। फिर टोटल आप इन सबका करोगे तो आपके 11,35,000 आ गए। ठीक है, फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन के लिए हमने ये वाली डिटेल उतार ली यहाँ पे एज इट इज़। ठीक, अब ट्रांजेक्शन क्या है फिफ्थ वाला देखें। परचेज गुड वर्थ ₹80,000, कह रहे हैं गुड्स परचेज की है जिसका जो है अमाउंट कितनी है, जो कितने की कॉस्ट है इसकी, 80,000 की है फॉर कैश, एंड 35,000 इन क्रेडिट। कह रहे हैं हमने गुड्स तो परचेज की है जिसमें से 80,000 की गुड्स हमने कैश में परचेज की है, और 35,000 की हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज की है। ठीक है, तो आप गुड्स चाहे कैश में परचेज करो या क्रेडिट में, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा कि आपकी स्टॉक बढ़ जाएगी उतने अमाउंट से। ठीक है, तो ये दोनों ही आइटम आप कहाँ ऐड कर लोगे? स्टॉक में। इनका टोटल क्या हो जाएगा, 80 प्लस 35,000 कितना हो गया, 80 और 20 यानी 1,15,000। ठीक, सबसे पहला तो आपका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ये रहा, स्टॉक आपके बढ़ गए, इन्वेंट्री 1,15,000 से बढ़ गए, सबसे पहला इफेक्ट। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि 80,000 इन्होंने कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, तो यानी 80,000 से आपकी कैश क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैश आपने पेमेंट किया है तो आपके 80,000 आपके रुपए कम हो गए, आपके पास जितने रुपए थे उसमें से 80,000 कम हो जाएंगे। और जो 35,000 है क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन किया आपने, अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो लेकिन ड्यू डेट पे आपको करना है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, 35,000 से आपकी क्या होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या आपको पेमेंट करना है ड्यू डेट पे, तो आप ये 35,000 को एज ए लायबिलिटी नोट करेंगे। ठीक है, तो 80,000 आप देखो माइनस करोगे सबसे पहले कैश में। ठीक है, यहाँ 1,15,000 हमने पहले ही जोड़ दिए थे स्टॉक में, और 35,000 जो आपने पेमेंट नहीं किया है अभी, वो आप ड्यू डेट में करेंगे, उससे हमारी लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे इफेक्ट क्या हो गया, हमारा जो है कैश कम होके 1,05,000 रह गई। ठीक है, स्टॉक बढ़ गए 1,65,000, प्लांट 3,00,000 के हो गए, 5,00,000 के हमारे पास जो है बैंक बैलेंस है, और 1,00,000 की फर्नीचर है, और यहाँ पे हमारी जो है ये कैपिटल 8,50,000 की, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गए 3,20,000 का हो गया। आप इसका टोटल करोगे बिल्कुल इक्वल आएगा, इधर का टोटल 11,70,000, 11,70,000। ठीक है, अब ये कैसे बराबर आ गया, आप कहोगे यहाँ इतने आइटम हमने प्लस माइनस किए कैसे हो गया। देखिए जब आप 80 यहाँ से माइनस करोगे, ठीक है, या आप ये दोनों ही टर्म आपस में माइनस प्लस करो, तो इसका इफेक्ट 35,000 ही आएगा, तो 35,000 इधर बढ़ गए। ठीक है, मतलब आपके पास 80,000 है, यानी 80,000 की अगर कैश कम हो रही है तो 80,000 के स्टॉक तो बढ़ गए ना,
मतलब कि आपके बस एसेट्स का क्या है, फॉर्म चेंज हुआ, उनका रूप चेंज हो गया है, लेकिन एसेट्स आपके पास उतने ही हैं टोटल मिला के। आपकी कैश भी एसेट्स है, इन्वेंट्री भी एसेट्स है, प्लांट भी एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी एसेट्स है और फर्नीचर भी एसेट्स है। तो इनमें कहीं भी कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका दोनों ही ट्रांजेक्शन्स का, जो कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप देखते आ रहे हो, दोनों ही साइड में बराबर पड़ रहा है। ठीक है, 11,70,000 हो गया इसका टोटल। अब 6 स्टेट में आप ट्रांजेक्शन करने से पहले ये जो आपका यहाँ पे जिसका जो बैलेंस अवेलेबल है वो हमने नोट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब 6 ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं देखिए, गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000 सोल्ड, कह रहे हैं जो 45,000 का जो सामान था उसको आपने बेच दिया है, और बेचा कितने में है, 60,000 में। ठीक है, हमने 45,000 का गुड्स लाए थे, उसे हमने 60,000 में बेच दिया। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, लॉस, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब आप 45,000 का प्रोडक्ट आप 60,000 में बेचोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000। ठीक है, यानी 15,000 ज़्यादा आपने ले लिए उसके, तो ये क्या है, आपकी प्रॉफिट। तो यहाँ आपका प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है एक तो 15,000 से। ठीक है, हमने क्या बताया था, जहाँ प्रॉफिट होता है उसे हम प्रॉफिट के अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर लेंगे। सबसे पहला इफेक्ट आपको पता चल गया। ठीक है, दूसरा इफेक्ट, सबसे पहले, फिर दूसरा क्या है, गुड्स आप बेच रहे हो, यानी कि स्टॉक तो आपकी कम होगी, यानी 45,000 से आपके स्टॉक कम हो गई। ठीक है, और 60,000 आपके पास आ रहे हैं तो कैश बढ़ गई, तो इसको आप माइनस करोगे स्टॉक में और इसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे कैश में। ठीक है, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का 15,000 जो आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया इक्वेशन। सबसे पहले तो गुड्स कम हो रही है, माइनस कर दिया हमने 45,000, जितने का गुड्स है, जितनी कॉस्ट उसकी कम हो रही उतना ही माइनस करेंगे, ना कि 60,000। गुड्स तो की कॉस्ट 45,000 है स्टॉक, उसको आपने माइनस कर दिया। कैश हमारे पास कितनी आई, 60,000 प्लस कर दिया। अब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, देखिए 6, ये देखिए 60,000 हमारे ऐड हो गए कैश में, इन्वेंट्री में माइनस कर दिया 45,000, बाकी चीज़ों पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और इधर हमारे 15,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इफेक्ट देखो, यहाँ पे कैश हो गया 1,65,000, यहाँ 45,000 लेस हो गए स्टॉक में, 1,20,000 के स्टॉक बचे, बाकी आइटम हमारे सेम है इधर, और यहाँ पे कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गया 8,65,000 हो गई, और यहाँ पे लायबिलिटी 3,20,000। ठीक है, आप इन दोनों आइटम्स का टोटल करो, इनका टोटल और इनका टोटल। ठीक है, ये देखिए 11,85,000 ही आएगा। ठीक है, आपको हर बार ट्रांजेक्शन करना है और हर बार उनका टोटल करके देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आया है हर आइटम का, उसे हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से आप इसका टोटल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 7th आइटम आपका जो है 7 ट्रांजेक्शन ये रहा, ये हाँ, गुड्स कह रहे हैं अब कॉस्टिंग है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 80,000। ठीक है, बेच दिया गया है। ठीक है, कितने में, 1,25,000 पे बेचा तो गया है पर क्रेडिट बेचा गया है। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या रहा है, हमारे 80,000 का गुड्स कम हो रहे हैं, यानी इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी, इसको माइनस करेंगे, इन्वेंट्री में हम इसे माइनस कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने बेचा है, और हमने बेचा है तो किस पे बेचा है, देखिए 80,000 का था, उसे 1,25,000 में बेचा है हमने, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, 20 और 25, यानी कि 45। तो जो ये 45,000 है, ये हमारा 45,000 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी प्रॉफिट क्रिएट होगा तो उसे हम कहाँ प्लस करेंगे, उसे हम कहाँ प्लस करेंगे, 45 से हम कैपिटल में प्लस कर देंगे।
पहला इफेक्ट क्या हो गया, गुड्स हमने कम कर दी क्योंकि हमने बेचा है, सेल्स की है, और हमने अब कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचा था। जब भी कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये हम कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में, ठीक है। आपको समझ में आया प्रॉफिट क्यों हुआ, क्यों, जब आप कोई सामान 10 रुपये का खरीद के ला रहे हो और 20 रुपये में बेच दिया तो 10 रुपये तो आपकी प्रॉफिट हो गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए 80,000 का गुड्स हमने 1,25,000 में बेच दिया, जो बैलेंस आ रहा है ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट से हमारा कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, ये कैश में नहीं मिल रहा है हमें, तो इससे हमें कैश नहीं बढ़ेगी, ये क्रेडिट पे मिल रहा है। तो ये हमारी भले इससे कैश नहीं बढ़ रही है, हमारी क्या बढ़ रही, एसेट्स इससे बढ़ेगी, ठीक है। इसमें हम एसेट्स बढ़ जाएगी, और इसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, आप जानते हैं, जब ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें कैश मिलना है किसी भी डिलीट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेब्टर बोलते हैं। तो इनको हम डेब्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमने डेब्टर बढ़ गए। तो अब आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन इसका समझ में आया। सबसे पहले स्टॉक में 80,000 माइनस कर दिए, और डेब्टर हमारे बढ़ गए 1,25,000 से, और 45,000 हम प्लस कर देंगे कैपिटल में। ये देखिए 80,000 हमारे कम हो गए स्टॉक में से, 1,25,000 के डेब्टर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। ये देखिए डेब्टर्स हैं, ये डेब्टर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस था वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जो है सॉल्व करके देखो, यहाँ पे आपकी कैश अवेलेबल है 1,65,000, स्टॉक कम हो गए 40,000 बचे, 3 लाख के प्लांट है, 5 लाख के आपके पास बैंक बैलेंस है, 1 लाख की जो है फर्नीचर है, और 1,25,000 के डेब्टर्स हैं। इसका टोटल आप करिए, और इनका अब यहाँ पे देखिए 45 इसमें जुड़ा है तो 9,10,000, और ये हमारी लायबिलिटी 3,20,000 बनी। इन दोनों का आप टोटल करिए, सेम आएगा 12,30,000 और 12,30,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले हमने इसको जो है राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं 8th हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशू टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000। अब इन्होंने कहा है कोई सप्लायर है, उनको आपने 35,000 का गुड्स जो आपने पहले लिया था, क्रेडिट पे ख़रीदा था, उसके बदले में आपने 35,000 का क्या पेमेंट किया है, चेक पेमेंट किया है, ठीक है। यानी गुड्स आपने कभी ख़रीदा होगा, उसका आपने पेमेंट किया है 35,000, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा हमारा बैंक बैलेंस में, ठीक है। बैंक बैलेंस इससे कम हो गए, और हमारे जो क्रेडिटर्स क्रिएट हो रखे हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे, इतने से 2 इफेक्ट पड़ गए, ठीक है। अब ये देखिए 35,000 से बैंक बैलेंस कम हो गए क्योंकि चेक हमने इशू किया है, और 35,000 से हमारी जो क्रेडिटर्स बने रखे थे उनमें से कम हो गए, हमने पेमेंट कर दिया। अब आप माइनस करोगे, बाकी आइटम आपके सेम आएंगे। बैंक बैलेंस यहाँ 4,65,000 बाकी सेम है, फिर यहाँ पे 9,10,000 आपकी कैपिटल, और 2,85,000 आपके यहाँ माइनस होने के बाद क्रेडिटर्स बचे हैं। इन सारे ही आइटम्स का आप टोटल करो, सेम अमाउंट आएगी 1195, आप इनका टोटल करो 1195, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम करने से पहले सारी ये वाले बैलेंसेस यहाँ बचे थे इनको हमने राइट डाउन कर लिया। अब 9th ट्रांजेक्शन देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंट 75,000। अब आपने यहाँ क्या किया, चेक रिसीव किया है, तो जब आप रिसीव करोगे तो बैंक बैलेंस तो हमारे इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, ठीक है। और रिसीव किससे किया होगा, जिनसे आपको रिसीव करना था, ये आपके एसेट्स थे। जैसे यहाँ आपने देखा था 1,25,000 के डेब्टर क्रिएट हो गए थे, तो इन्होंने कहा था हम किसी ड्यू डेट को देंगे, तो उन्होंने ही पेमेंट किया है, तो इन डेब्टर्स में से हमारे ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जो डेब्टर्स हमारे क्रिएट हो गए थे उसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई फ्री में हमें क्यों 75,000 पे करेगा, हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट पे सेल की थी, और जिसकी पेमेंट हमें बाद में मिली चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू मिली तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, और हमारे ये वाले जो है डेब्टर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले जो हमारे ये था 75,000 से हमारी जो है बैंक बैलेंस में हमने ऐड कर दिया इसे,
और यहाँ पे जो हमारे डेप्टर्स क्रिएट हुए थे उनमें से 75,000 माइनस हो गए। माइनस प्लस जो है आपके माइनस हो के इफेक्ट 0 और इधर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, बस क्या होगा आपके एसेट्स के फॉर्म चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके डेप्टर्स कम होके आपकी बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे। टोटल लिखा 165,000 उनका कैश का, ये 40,000 इन्वेंट्री, 3 लाख प्लांट, आपकी 5,40,000 बैंक बैलेंस, 1 लाख का जो है आपका आ गया यहाँ पे फर्नीचर और 50,000 के यहाँ पे आपके डेप्टर्स, और इधर आपकी कैपिटल 9,10,000 और आपकी क्रेडिटर्स जो थे 2,85,000। टोटल आप करेंगे तो 11,95,000, 1195 ये आपके सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले हमने ये जो बैलेंसेस हमारे आइटम्स के बचे हुए थे इनको हमने नीचे राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है 10 जो है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ 25,000। ठीक है, तो ओनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 निकाले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि गुड्स निकाले गए हैं या कैश, तो आप ये मान के चलोगे कि कैश आपके विड्रॉ किए गए हैं। तो हमने क्या बताया था, जब आप पहले तो निकाल रहे हो कैश तो आपकी कैश कम हो जाएगी और साथ में इतने ही अमाउंट से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। देखिए कैश कम हो गई 25,000 से, यहाँ पे इसका बैलेंस 1,40,000 आ गया और बाकी आइटम आपके सेम रहेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। और यहाँ पे आपकी 25,000 से कैपिटल कम हो गई, बाकी के बैलेंसेस सेम रहेंगे और उन पर कोई इफेक्ट नहीं है। जब यहाँ माइनस करेंगे तो 8,85,000 आपके क्या आ गए, आपका कैपिटल। ठीक है, अब आप इनका सभी आइटम्स का आप टोटल करिए, इक्वल आएगा 11,70,000। इधर वाले आइटम्स का भी आप टोटल करिए 11,70,000। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक से करिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी आप इसे जो है आप करिए प्रैक्टिस। हम और भी क्वेश्चंस लेके अभी अकाउंटिंग इक्वेशंस के अभी और भी पार्ट हम बनाएंगे और भी इस तरह के कई हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपको कराएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेरी के रूप में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ, जिनको कि हम सॉल्व करके ही आपको इसी तरह से बताएंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स से हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है और इम्प्रूवमेंट अगर कोई कमी हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने का भी मोटिवेशन हमें मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। और भी जो भी बच्चे अकाउंट्स की क्लास लेना चाहते हैं या जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, आप उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सभी बच्चों को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सके पढ़ाई का। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।